हेलो, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे अपने संविधान के अगले पार्ट की, जिसमें हम देखेंगे अनुच्छेद। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो जो अंतिम रूप से पारित संविधान होता है उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। और कितने भाग थे? 22 भाग। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान समय में संविधान में गणना की दृष्टि से मतलब गिनने की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो आज के समय लगभग कितने 450 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें कहा गया गणना की दृष्टि से। तो अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल धाराओं की संख्या है, तो संख्या पूरी है तो कितना हो जाएगा? 448। अगला प्रश्न, संविधान में किस अनुच्छेद में यह अंकित किया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में है, भारत राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? तो क्या कहा गया? राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत को राज्यों का संघ। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता किसमें? भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न, किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35, भाग 3। अगला प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो नौकरियों में जो आरक्षण प्रदान कराने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 14, 16, 17 या 22? तो कौन सा अनुच्छेद? 16। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता, छुआछूत किसमें है? छुआछूत का उन्मूलन, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57? तो पुनः निर्वाचन, अनुच्छेद 57। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19(1) में। अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो शोषण से संबंधित कौन से हैं? अनुच्छेद 24। बच्चों से संबंधित कौन सा? अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 32 में। अगला प्रश्न, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 32। और हाईकोर्ट अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 में। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 40। जाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगला, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? अनुच्छेद 51(a) में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 51(a) में। अगला प्रश्न देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 53 में। संघ की कार्यपालिका किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लेगा? अमेरिका से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जाएगा? अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 76। तो किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का पद? अनुच्छेद 63। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 75। इसी में प्रधानमंत्री को भी, जो प्रधानमंत्री होते हैं, इसी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद? महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। भारत सरकार का वकील जिसको कहा जाता है। कौन व्यक्ति होता है न्यायाधीश? जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो संसद का सत्र कब होगा, सत्रावसान कब होगा, संसद का विघटन कब होगा और कितने समय का दोनों के बीच में अंतर रहेगा, ये सब किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 85 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अभी बताया अनुच्छेद 85, सभी कुछ 85 में है इसके बारे में। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पढ़ लीजिए इसकी व्याख्या। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। अगला प्रश्न, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 148। क्या संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? ठीक है ना, तो 148 जो है कैग होता है 148 के तहत। तो कैग का क्या काम है? जो संचित कोष है उसी के बारे में, उसको कहाँ पर कितना पैसा लगा है, यही ब्यौरा कौन रखता है? कैग रखता है, राज्यों का भी और केंद्र का भी। तो सभी तीनों अनुच्छेद किससे संबंधित है? संचित कोष से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत ही, और 124 के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय की गठन है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय की स्थापना 214। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। देखिए व्याख्या, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य सरकार को सौंप सकते हैं, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति विधि अथवा तथ्य के व्यापक महत्व की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, किंतु न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं। और एक चीज़ और है इसमें, न्यायालय भी अपना परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, वो भी मना कर सकता है। ठीक है, बाबरी मस्जिद का जो केस था उस समय एक बार परामर्श मांगा गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दी थी। तो इसमें कोई भी बाध्य नहीं है, ना ही राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है और ना ही सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य है। अगला प्रश्न देखते हैं,
सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 137 में। न्यायिक पुनरावलोकन किस में? अनुच्छेद 137। अगला प्रश्न, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवधकारी होगी? अनुच्छेद 141, 142, 143, 144। तो इसमें देखते हैं अनुच्छेद 141। संविधान के अनुच्छेद 141 में यह व्यवस्था दी गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवधकारी होगी। अगर कोई डिसीजन दिया है तो उसी को फॉलो कौन करेंगे? सभी न्यायालय फॉलो करेंगे। अगला प्रश्न करें, इसीलिए उसको अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है उसका आधार क्या है? अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 233। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है, वो अनुच्छेद 231 के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 245। तो इसमें कहा गया संविधान के अनुच्छेद 13 में प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती या न्यून करती है। अनुच्छेद 13 में तो ये कहा गया कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो मौलिक अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। यदि कोई ऐसा कानून बनाया जाता है तो वो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। और अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार। और अनुच्छेद 245 जो हमारा आंसर है, इसमें कहा गया केंद्र व राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार। केंद्र व राज्यों के बीच जो संवैधानिक शक्तियां उनके विस्तार। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो किस अनुच्छेद के तहत बना सकती है? अनुच्छेद 252। जब 2 या 2 से अधिक राज्य आग्रह करते हैं या उन प्रार्थना करते हैं तो उसके तहत कानून बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249। तो इसमें क्या है? राज्यसभा को यह एकांतिक शक्तियाँ प्राप्त है जिसके तहत वह 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करने के उपरांत ही संसद कानून बना सकती है। अगर राज्यसभा 2/3 सदस्यों से कोई बिल पारित करती है, कोई कानून बनाती है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित, तो वह कानून बना सकती है संसद। तो ये ऐसी शक्ति है जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है और ये किसके? राज्य सूची के विषयों के संबंध में बना सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने की विधि निर्माण करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। देख लीजिए व्याख्या। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो प्रशासनिक संबंध किस में? अनुच्छेद 256 से 263। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकती है किस अनुच्छेद के तहत? 256 के तहत। अगला प्रश्न, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, संपत्ति का संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस अनुच्छेद में है कि जो संपत्ति है वो कानूनी अधिकार है? अनुच्छेद 300 कै में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई का अधिकार? अनुच्छेद 311 में। तो यह आज के प्रश्न थे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।